अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब को सलाम कहना चाहूँगा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से आपको भी और हस्तो नीस के तमाम नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। तो आज सर का बहुत शुक्रिया। सर अमेरिका में बैठे हैं, मैरीलैंड में, बाहर के मज़े ले रहे हैं लॉकडाउन में। तो मैं सर को बता रहा था कि लाहौर भी बड़ा खूबसूरत होता है, हो रहा है आजकल। और सर वैसे तो लाहौर से ही गए। हमारा यहाँ पे यूईटी में सालों साल पढ़ाते रहे हैं और उसको उसके मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे हैं यूईटी में, आर्किटेक्चर के। सर का थोड़ा सा तारुफ करा दूं, लंबा तारुफ है। सर ने एनसीए से आर्किटेक्चर किया है, वहाँ पे कामिल खान साहब के शागिर्द रहे हैं। और फिर सर ने ईस्ट यूरोप से पीएचडी की है कंजर्वेशन में। और सर जो है वो एक कई किताबें हैं, अभी जब गुफ्तगू होगी तो किताबों का सर से पूछेंगे। और पाकिस्तान के मेरे ख्याल है जितनी किताबें इन्होंने आर्किटेक्चरल हिस्ट्री पे लिखी हैं शायद ही किसी ने लिखी हो। इतने कम लोग तहकीकी काम करते हैं, उनमें से चंद एक में डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब का भी नाम आता है। और काम इनका बहुत अहम है, उस पर ही आज इंशाल्लाह बात भी होगी। और जैसे मैंने कहा, टीचर भी रहे हैं, कॉन्जर्वेशनिस्ट भी रहे हैं, लिखारी भी हैं। तो मुख्तसर ये तारुफ के बाद आज के मौजू की तरफ आना चाहेंगे। और बड़ा आसान सा ही, यानी कि सादा सवाल आपसे करता हूँ कि ये है, हम आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान पे आज हमारा सिटिंग है। तो आप ये क्या हेरिटेज को आप कैसे उसका बयान कैसे करेंगे आपकी नज़र में, या आप किस तरह देखते हैं हेरिटेज को, खुसूसन आर्किटेक्चरल हेरिटेज? शुक्रिया तैमूर साहब। मैं आज भी कामिल साहब का स्टूडेंट हूँ और हमेशा रहूँगा। हम उनसे बहुत सीखते हैं और उन्हीं से ही हमने सब कुछ सीखा है जो आज कुछ मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये बेसिकली उन्हीं के से ही हमने लर्न किया हुआ है। देखें, पाकिस्तान, जहाँ तक आपने बात की है आर्किटेक्चर इन पाकिस्तान की, तो इसमें बेसिकली दो वर्ड हैं। एक है आर्किटेक्चर और दूसरा है पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक जो है वो एक गार्डन है, एक बाग है, जिसको हम कहते हैं जन्नत अर्जी या जन्नतुल फिरदौस, उसका एक पार्ट है। उसकी बेसिक वजह यह है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहाड़ भी हैं, यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं, यहाँ पे खूबसूरत वादियाँ भी हैं, आबशारें हैं, दरिया हैं, उसके बाद एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, साहिल समुंदर है, रेगिस्तान है, पोठवार है। तो अल्लाह ताला की हर लैंडस्केप की नेमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। अगर हम आर्किटेक्चरल हेरिटेज की बात करें तो ये इसी गार्डन के अंदर ये फूल हैं। सो इतनी खूबसूरत हमारी आर्किटेक्चरल हेरिटेज है और इतनी वसी और इतनी डिफरेंट किस्म की है कि हम जितना उसके ऊपर प्राउड कर सकें उतना ही कम है। बहुत खूबसूरत हेरिटेज है और ये हर जगह पे आपको मिलेगी। ये नहीं आप कह सकेंगे कि जी ये इलाका जो है यहाँ पे नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन सारा पाकिस्तान घूमा है और मैंने देखा है कि हर जगह पे इंतहाई खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, लेकिन नेग्लेक्टेड हैं और उनके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली हेरिटेज को स्टडी करने के लिए दो तीन चीज़ों का स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले आप देखें कि ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, हेरिटेज लोकेटेड कहाँ पे है। बिकॉज ये एक कॉन्सेप्ट है कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल स्पेस का। कल्चरल स्पेस जो है वो डिफाइन करती है कि आपकी हेरिटेज है क्या, उसकी ज्योग्राफी क्या है, लोग क्या हैं। क्योंकि एक कल्चरल स्पेस और दूसरी कल्चरल स्पेस का डिफरेंस है। जो आपको हेरिटेज मिलेगी नॉर्दर्न एरियाज में वो आपको हेरिटेज साउथ में नहीं मिलेगी।
वो एक डिफरेंट चीज होगी। सो उस हेरिटेज को समझने के लिए उस कल्चरल स्पेस का अंडरस्टैंडिंग, उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग, उन लोगों के कल्चर की अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेड रूट्स का समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे इस स्पेस का दूसरी स्पेसिस के साथ क्या लिंक रहा है और उसकी हिस्ट्री क्या है उस जगह की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके बाद जो है तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है कि उसकी आर्ट फॉर्म को हम स्टडी करें कि उसकी जो आर्ट फॉर्म है क्या है, क्योंकि आर्किटेक्चर एक बिल्डिंग का नाम नहीं है। आर्किटेक्चर के अंदर आर्ट फॉर्म जो उस कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, उसकी मीनिंग को जो है वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो सबसे पहले जब आप बिल्डिंग को स्टडी करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आप स्टडी करेंगे, उसके साथ आप बिल्कुल स्टडी करेंगे कि जी आपकी उसकी जो आर्ट फॉर्म क्या है, उसके अंदर उसकी टेक्निक्स क्या हैं, और फिर उसके साथ उसके अंदर अगर कोई कैलीग्राफी है, कोई इंस्क्रिप्शन हैं, कोई और दूसरी चीजें हैं या मोटिव्स हैं, या इस तरह के जितने एलिमेंट्स हैं उन सारी की डिटेल स्टडी की, उनकी जो ओरिजिन है, उसकी बेसिक जो आइकॉनोग्राफी है वो क्या है। तो उसके बगैर हम किसी बिल्डिंग को हम ये नहीं कह सकते कि जी अच्छा ये स्क्वायर प्लान है और इसका ये एक डोम है और ये है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल डिजाइन फिलॉसफी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इन्हीं सारी चीजों से, उसकी कैलीग्राफी, उसकी आर्ट फॉर्म, उसकी सारी इन चीजों के बाद हमें अंडरस्टैंडिंग होती है। अब मैं आता हूँ दूसरी चीज के ऊपर कि हमारे यहाँ जो है वो किस तरह से जो है वो कल्चरल स्पेसिस किस तरह डेवलप हुई हैं और रूट्स किस तरह से हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम अपने आर्किटेक्चर को स्टडी करें तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे हर तरह से पास्ट के अंदर लोगों की आमदोरफ्त रही है। मुख्तलिफ ट्रेड रूट्स के जरिए लोग पाकिस्तान के अंदर आते रहे हैं और वो अपना एक पूरा जो है वो फुटप्रिंट यहाँ पे छोड़ते रहे हैं, और वो हमें फुटप्रिंट जो है वो आर्किटेक्चर के अंदर, आर्ट फॉर्म के अंदर वो सारा मिलेंगे। और इस वजह से जो है वो हमारी, और दूसरा ये है कि उस टाइम पीरियड को हमें स्टडी करना है। बेसिकली इसके साथ साथ हमें टाइम पीरियड आता है कि उसके साथ सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं उस जगह के ऊपर। तो ये भी बड़ी है कि बाज़ औक़ात सिंक्रोनिक ये है कि साइमल्टेनियसली जो इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं दूसरी तरफ से ट्रेड रूट्स के जरिए वो क्या है, और डायक्रॉनिक जो नीचे से हमारी जो एक्चुअल पुरानी हेरिटेज है उससे क्या हमें चीजें मिल रही हैं। अच्छा। तो इन सारी चीजों को स्टडी करते हुए हम देखेंगे कि जब हम देखें तो सबसे पहले हम लेते हैं कश्मीर को। कश्मीर का ताल्लुक जो है वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान और इसके साथ रहा है। हमेशा से लोग यहाँ पे आते रहे हैं, ट्रैवल करते रहे हैं, और अभी भी गिलगित हुंजा के अंदर बाज़ लाइब्रेरियाँ ऐसी हैं जो कश्मीर से आई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो भी हमें कश्मीर के आर्किटेक्चर से मिलता है। अगर आप देखें, सिंपल एग्जांपल है कि कारगिल से आप जाएं तो आप लद्दाख की तरफ और उधर आगे सारा जा सकते हैं, और आपको वहाँ का आर्किटेक्चर जो है वो आपको एलिमेंट अपने कश्मीर के आर्किटेक्चर से भी मिले, गिलगित बल्तिस्तान और ये इस जगह पे भी मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, चित्राल की तरफ आए, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कालाश लोग और उसके बाद दार्क ट्राइब जो हैं वो यहाँ पे आए, सेटल हुए, और अपनी आर्ट फॉर्म सेंट्रल एशिया से, ताजिकिस्तान से और वाखान से वो लेके आए। कश्मीर की हमने बात की तो अली हमदानी, आपको पता है कि कश्मीर के अंदर आए, वो मासेरा में भी आए, और इसी तरह से नॉर्दर्न एरियाज की तरफ से तिब्बतन जो मॉन्क्स थे वो आए और सुबात वैली की तरफ आए। तो ये रूट बड़े इंपॉर्टेंट है कि किस तरह जो है क्रॉस कल्चरल जो है वो इन्फ्लुएंसेस ट्रैवल करते हैं, लोग आते हैं, आइडियाज लेके आते हैं और चीजों को करते हैं।
तो इसी तरह से चित्राल के अंदर आप देखें कि ये जो दार्द लोग थे, ये अपना जो है वो अपना एक आर्किटेक्चर लेके आए। और इसी तरह से आप देखें कि जो वाखान के अंदर एक गजनवी सेंट गुजरे हैं, उन गजनवी सेंट के टोम का जो आर्किटेक्चर है वो आपको चित्राल वगैरह में मिलता है। और उन सेंट ने पूरे सेंट्रल एशिया और सऊदी अरेबिया के अंदर ट्रैवल किया और उन्होंने अपनी एक बायोग्राफी इस पूरे रीजन के अरब के अंदर लिखी, जो सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी ने पब्लिश भी की है उसको। तो आप देखेंगे इस तरह से जो है वो। उसके बाद हम जब नीचे आते हैं तो खैबर पास है। अब खैबर पास से सेंट्रल एशिया से लोग आए, मुगल आए, दूसरे लोग आए और उन्होंने अपना एक जो है वो एक कल्चर, आप देखें चीनी खाना जो है, ये बेसिकली हमारे आर्किटेक्चर के अंदर उधर से सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और इधर पिशावर के अंदर से आया। आप पिशावर के घरों के अंदर जाके देखें, आपको हर घर के अंदर चीनी खाना मिलता है और इतना खूबसूरत डेकोरेटेड है, ग्लास वर्क है और वो है जो कि हमारे मुगल आर्किटेक्चर में भी। तो इस तरह से ये रूट्स का बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर हम और नीचे आ जाएं तो हमें पाराचिनार और ये गजनवी पीरियड की वहाँ पे साइट मिलती हैं पाराचिनार के अंदर। और फिर हिंदू शाहिया जो है वो उसके भी कुछ इन्फ्लुएंसेस, काबुल शाही जो हमारे काफिर कोट नॉर्थ और काफिर कोट साउथ, क्योंकि बेसिकली काबुल शाही एक जो पहली डायनेस्टी थी, उससे फिर हिंदू शाहिया डायनेस्टी जो है उसकी डेवलपमेंट हुई। और वो नीचे फिर मजीद नीचे चले जाएं तो हमें जो है गोमल और टोची पासेस मिलते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारे पास लाल मारा शरीफ के जो टोम्ब है उनकी जो आइकनोग्राफी है, जो उनके ऊपर आर्ट फॉर्म है, बिल्कुल वो सेंट्रल एशिया से इंस्पायर है। ये मुजफ्फरगढ़ एरिया या डेरा इस्माइल खान वगैरह की तरफ, जो डेरा इस्माइल खान में ये टोम्ब हैं, 4 टोम्ब हैं, बहुत खूबसूरत टोम्ब हैं ये वाले। और इनके यहाँ तो इकट्ठे गए थे मेरा ख्याल। जी, यहाँ शायद हम इकट्ठे गए थे, मैं तो जब स्टूडेंट था जी। यहाँ पे आपके साथ एक हमने ट्रिप लगाया था डेरा इस्माइल खान का भी, अंजुमन कामिल साहब के साथ। तो ये बहुत, और उसके बाद ये फिर यही रूट्स जो हैं, ये फिर डेरा गाजी खान और ये उसके बाद मुल्तान की तरफ ये आपके पास ये रूट्स ये डेवलप होते हैं। फर्दर नीचे आ जाए तो हमारे पास ये जो हमारा लिंक है हिरात और कंधार के साथ वाया चमन बॉर्डर, और इस रूट के तहत जो हमारा बोलान रूट है उसके तहत एक आर्किटेक्चर, एक अपनी एक अलग वोकैबुलरी डेवलप होती है। और फिर मकवान की तरफ से जो अरब वर्ल्ड के साथ कनेक्शन था, जिसकी तरफ से महमूद गजनवी मोहम्मद बिन कासिम आए, सॉरी, तो एक जो वहां का एक रूट बनता है उसके ऊपर आपको अरब साइट्स और अरब मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसका मैं थोड़ा सा स्लाइटली लेटर तज़किरा करूंगा। और उसके बाद फिर हम जब ये थर्ड डेजर्ट में आ जाते हैं तो जो हमारा ताल्लुक राजस्थान और ये बाकी इलाकों से है, गुजरात से है, जहां जी एक कॉन्सेप्ट आया जिसको कहते हैं मारू गुजरारा। दिस वाज ए स्टाइल बीइंग प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान एरिया के अंदर। माउंट आबू के टेंपल बनते हैं और इसी वजह से इन्हीं से इंस्पायर होके हमारे जो थरपारकर के टेंपल है वो भी इनसे इंस्पायर है, राइट। तो ये पूरा एक स्टाइल है जो कि अब ये एक डिफरेंट इन्फ्लुएंस। इसमें मकली के भी आ जाएंगे मॉन्यूमेंट्स, मकली के मॉन्यूमेंट है, उनके ऊपर भी मारी गुजरारा का इन्फ्लुएंस है बहुत स्ट्रांग। एक सवाल, अभी जो आप बातें कर रहे हैं वो अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि मकली में जो फिर हमारे पास हिरात और इधर का इन्फ्लुएंस कैसे फिर नजर आता है, क्यों नजर आता है? एक्चुअली जो है वो ज्यादा डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, आपने मकली की बात की, मकली में एक्चुअली ज्यादा डोमिनेंट इन्फ्लुएंस जो है वो गुजरात और इसका था।
लेकिन जब आप बात करते हैं ये सेंट्रल एशिया की, अरब की, ईरान की, तो चूंकि यहाँ पे पहले एक अरब सिविलाइजेशन गुजरी है, तो यहाँ पे लोग ज्यादातर मिडिल ईस्ट आना जाना था वाया ईरान, बाय लैंड रूट। तो इस वजह से हमें वो ईरानियन इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे मिलता है। सो इस जैसे वहाँ फैमिली नेम्स में अक्सर शिराजी, अभी तक ठट्टा में नाम काफी कॉमन है, शिराजी। इस वजह से कि वो सारे जो हैं वो लोग वहां से ईरान की तरफ से भी आए, लेकिन चूंकि ये राजस्थान ज्यादा करीब है, यहाँ पे इस साइड पे जो हमारे थे लोग जिन्होंने यहाँ टेम्पल डेवलप किए, उन लोगों का आना जाना था, इसलिए उसका इन्फ्लुएंस, आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मिलता है। और इसके ऊपर काफी रिसर्च भी हुई है, स्कॉलरशिप भी हुई। लोगों ने अभी रिसेंटली जो काम किया है, उन्होंने इस इन्फ्लुएंस को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि ये क्या है। फिर हमारा मुल्तान की तरफ आ जाएं तो कुछ जो है राजस्थान का यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस मिलता है, मॉन्यूमेंट्स के अंदर, फोर्ट्स के अंदर वो है, और फिर हमारा ये जो लाहौर का, दिल्ली का कनेक्शन। सो हर जगह से हमें एक बड़ा वास्ट कनेक्शन जो है पाकिस्तान का मिलता है, और हर जगह पे इसी वजह से हर जगह की अपनी एक स्पेशलिटीज है। दूसरा ये है कि आप ये देखें कि साइमल्टेनियसली, ये जरूरी नहीं है कि साइमल्टेनियसली सारे मुल्क के अंदर एक ही चीज हो रही है। हर टाइम के अंदर एक मुख्तलिफ, मसलन अगर आप देखें तो जब हिंदू शाइया की नॉर्थ के ऊपर एक्टिविटी चल रही थी, इसी तरह से जोरोएस्ट्रियन की साउथ में बलूचिस्तान के अंदर एक्टिविटी चल रही है। राइट, ये 1000 साल पहले की आप बात कर रहे हैं? 1000 साल पहले की बात है, 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी। ठीक है, इसके अंदर हमें नॉर्थ में हमें हिंदू शाइया मिलता है, और साउथ ये बलूचिस्तान की तरफ हमें जोरोएस्ट्रियन। लेकिन अगर आप बुद्धिज्म को देखें तो बुद्धिज्म पूरे मुल्क के अंदर था। अच्छा। जो था वो अभी रिसेंटली जो साइट डेरा गाजी खान के पास डेवलप मिली है, जिसके ऊपर काम ओवर है, वो भी एक गंधारा साइट है। राइट, तो गंधारा सिर्फ जो है वो सिर्फ नॉर्थ में भी नहीं था, ये पूरे पंजाब के अंदर उसको हमें उसकी जो है वो मिलती है कि किस किस तरह से। और उसके रिसेंटली उन्होंने एक्सकेवेशन की है इस साइट के ऊपर, तो वहां से कुछ थोड़े से स्टैचू मिले हैं और कुछ क्वाइंस मिले हैं, विच इंडिकेट्स के जी ये एक। अच्छा। राइट, फिर हम जब बात करते हैं हिंदू शाइया की के अरब पीरियड है फॉर एग्जांपल, तो बेसिकली एक जो है वो यही कॉमनली कंसिडर होता है कि जी जो इस्लाम है वो सारा मकरान की तरफ से ही आया है। राइट, ये एक हद तक तो ठीक है कि इस्लाम जो है वो मकरान की तरफ से आया है, लेकिन इस्लाम गोमल पास से भी आया है, अब्बासीद पीरियड। अच्छा। इस्लाम जो है वो हमें मिलता है मकरान साइड से, लेकिन उसके बाद गोमल पास वाया ये अफगानिस्तान से भी मिलता है। और उसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो एक टोम बन्नू के पास एक टैंक मिला है, टैंक की इंस्क्रिप्शन मिली है जो अब पिशावर म्यूजियम में है, विच इंडिकेट के ये अब्बासी पीरियड के अंदर ये टैंक बना था। और इसको डॉक्टर अहमद हसन दानी ने एंशियंट पाकिस्तान के अंदर पब्लिश भी किया है इस इंस्क्रिप्शन को। तो जो रिसर्च करना चाहते हैं, और इसके ऊपर फिर एक दो पेपर भी लिखे हैं कि जिससे एविडेंस मिलता है बहुत स्ट्रॉन्ग कि जी यहाँ पे इस्लाम जो है वो अरब पीरियड के अंदर, लेटर पीरियड के अंदर यहाँ इस साइड पे भी आया है। ये चीजें जो नॉर्मली कॉमनली लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी ये इस चीज को हम स्टडी करें, बहुत सारी इन जगहों के ऊपर, सारी जगहों के ऊपर जाके स्टडी करें, इन रूट्स के ऊपर, कि देखें हमारी हेरिटेज है क्या, कौन कौन से आधार है कब, क्योंकि अभी तक हमने पूरा ट्रेवल ही नहीं किया, हमने पूरा साइट्स को और जगहों को और पूरा सर्वे नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे पास कोई ऐसी लिस्टिंग, कोई हमारे पास ऐसी हेरिटेज की कोई ऐसी
चीजें नहीं है कि जिसकी बेसिस के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री लिख सके। हिस्ट्री लिखना तो दूर की बात है, अभी प्रिलिमिनरी वर्क जो है सर्वे का वो भी कोई नहीं हुआ। मसलन मैं चंद दिनों से सोच रहा था कि बलूचिस्तान एक ऐसा वसीओ अरीज इलाका है, खासतौर पे ये मकरान और ये जो है लसबेला साइड जहां से अरब होके आए, यहाँ पे कोई सर्वे नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे एंशियंट रूट के ऊपर अरबों की इंस्क्रिप्शंस भी हैं, यहाँ पे साइट्स भी हैं, और इन सारी चीजों को हमें देखना है कि किस तरह से ये हम अपनी हिस्ट्री को एक पॉजिटिवली इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि ये फूल आहिस्ता आहिस्ता हमारे खत्म ना होते जाए। सही बात। जो मैंने फूलों की बात की है कि ये मॉन्यूमेंट हमारे फूल है, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म ना होते जाए। अब हम अपने हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की थोड़ा सा मैं इन डिटेल इसकी बात करूंगा कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरह से क्या इसकी वैरायटी है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर है, ये इंसान की पहली एग्जिस्टेंस तो आपको पता ही है कि ये साल्ट रेंज के अंदर होती है। आपको यहाँ जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैं या स्टोन टूल्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। जी, स्टोन वैली भी कहते हैं। स्टोन जो है वो स्टोन रिवर जो है, ये स्टोन सवा रिवर के पास, सवा रिवर वैली के साथ स्टोन इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ये आपको दीनप के पास भी मिलेंगे, ये जलालपुर शरीफ के पास भी मिलेंगे। इसी तरह से फॉसिल्स जो हैं ये जगह जगह ये आपको साल्ट रेंज के अंदर भी मिलेंगे। और एक छोटा सा म्यूजियम भी डेवलप हुआ है जो है वो जलालपुर में, उसमें कुछ चीजें भी रखी हुई हैं। तो ये अर्लीस्ट जो है ह्यूमन बीइंग्स की यहाँ पे। फिर जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, सेटलमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो सेटलमेंट डेवलप हुई है वो है कोहे सुलेमान के साथ साथ डेवलप हुई, जिसपे हम देखते हैं कि मेहरगढ़ वगैरह और उसके साथ करीब और बेशुमार साइट्स हैं, या बन्नू की तरफ हमें कुछ साइट्स मिलती हैं जो कि डेवलप होती हैं इनिशियली। और इसके ऊपर मार्क नायर ने लिखा है कि दीज वर इंडिजिनस पीपल। अच्छा, ये कोई कहीं और से नहीं आए, ये इधर के ही लोग हैं और यहीं पे ही वो डेवलप हुई है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यही सिविलाइजेशन हमारे पास इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के पास आना शुरू हो जाती। मसलन ये इंडस रिवर के साथ साथ मोहनजोदड़ो, चोनोदड़ो और इसके साथ इसी तरह से हमारे पास हड़प्पा वगैरह आ जाती। सो बेशुमार साइट्स हैं जो इस इंडस रिवर सिस्टम के साथ मिलती हैं, जो कि एक 2500 BC 3000 BC की साइट्स हैं। वो ज़्यादातर हमें यहाँ पे मिलती है। हम इनकी टाउन प्लानिंग, इनके कल्चर, इन सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। इनकी जो सील्स मिली हैं इनके ऊपर से, और इनको हम देखते हुए इनको स्टडी कर सकते हैं। राइट जी सर। फिर उसके बाद जो है वो इसी तरह से बहुत सारी साइट यूरोप के पास भी मिली हैं, जिसके अंदर हमें बहुत सारी पेंटिंग, स्केप पेंटिंग भी मिलती हैं, जो कि जिनको आज हम अपनी आर्ट हिस्ट्री का भी हिस्सा बना सकते हैं अगर हम डीपली उसके ऊपर काम करें और स्टडी करें। इंडस वैली के बाद हमारा बुद्धिस्ट, जिस तरह मैंने डिस्क्राइब किया है कि बुद्धिस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर था, ये सिंध के अंदर भी बुद्धिस्ट था। हमें स्तूपा कई जगह पे मिलते हैं। हैदरा ये मोहनजोदड़ो में भी स्तूपा था। हमें मीरपुर खास स्तूपा मिलता है। हमें फुल का स्तूपा मिलता है, वो अभी अच्छी हालत में है। राइट इसी तरह से बलूचिस्तान, मैंने पहले जिक्र किया है कि बलूचिस्तान में भी जो है वो बेशुमार साइट्स हैं। इनके ऊपर भी एक दो पेपर पब्लिश हुए हैं कि बहुत सारी साइट्स हैं जिनका नाम ही बेसिकली बुद्धिस्ट लैंग्वेज के ऊपर उनका मिलता है। तो इस तरह से पूरा। और उसके बाद गंधारा, ये एक हमें एक बहुत ज़्यादा एक हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड मिलता है, जिसके गंधारा बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। और गंधारा भी, फिर गंधारा के कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट भी मिले हैं
जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, ऑक्सफोर्ड में भी हैं, इधर नेशनल गैलरी में भी हैं, एक डॉक्टर नसीम है पिशावर यूनिवर्सिटी के, उनके पास भी हैं। सो बहुत ज्यादा ये एक रिच हेरिटेज है जिसमें हमें ज्वेलरी भी मिलती है, जहाँ स्कल्पचर भी मिलते हैं, सील्स भी मिलती हैं, इंस्क्रिप्शन भी मिलती हैं, राइट। सो इस चीज की, हर चीज के ऊपर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च हो सकती है। फिर हम अरब पीरियड की बात करते हैं, तो अरब पीरियड जो है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है जिसमें अभी तक जो मेजर काम हुआ है वो तो भंगोर वगैरह पे हुआ है, या महफूजा मंसूरा के ऊपर हुआ है, या अरब जो है डेल्टा एरिया उसके अंदर बेशुमार साइट, रतू कोट और इस तरह की साइट जो है उनके ऊपर काम हुआ है। तो ये साइट, लेकिन अभी रिसेंटली एक और मॉस्क आइडेंटिफाई हुई है बलूचिस्तान की एक साइट पे, वो मस्जिद सहाबा कहलाती है। ये बहुत एक पहाड़ों के अंदर एक छोटी सी 6-7 फुट ऊंची दीवार का इंक्लोजर है, और मेहराब बनी हुई है उसके अंदर, और बस एक साथ और छोटा कमरा बना हुआ है, और वो मस्जिद सहाबा कहलाती है, राइट। सो अभी और बेशुमार काम होना बाकी है कि अगर हम ट्रैवल करें बलूचिस्तान के इन इलाकों के अंदर, वी कैन आइडेंटिफाई सम मोर साइट्स जो कि हमें पूरी एक हिस्ट्री बता सकते हैं कि क्या एक्चुअल है, क्या था, किस तरह से था, क्या कंट्रीब्यूशन क्या था, और किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। अरब पीरियड के बाद जब हम सल्तनत पीरियड के ऊपर आ जाते हैं, तो सल्तनत पीरियड के अंदर इसकी भी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, जिसमें हम अगर शुरू करें तो गजनवी पीरियड से शुरू करते हुए हम नीचे दिल्ली सल्तनत के एंड के ऊपर लोधी सुल्तान तक आ जाते हैं। सही। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारी जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर लोगों ने रिसर्च की है वो बड़ी एक सुपरफिशियल किस्म की है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। गजनवी पीरियड के बाद हमारे पास एक गौरीद पीरियड आता है। तो गौरीद पीरियड की जो सल्तनत थी वो थी अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जिसमें पंजाब का एरिया, ये थी गौरीद सल्तनत, राइट। अब गौरीद के अंदर जब जो काम हो रहे थे, जो प्रोजेक्ट हो रहे थे, उससे मिलते जुलते उसी तरह की जो डेकोरेटिव फीचर वो यहाँ हमारे मुल्तान मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहे थे, डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहे थे। अब जब हम मुल्तान मुजफ्फरगढ़ को स्टडी करते हैं तो हम बिल्कुल वो सेंट्रल एशिया, वो अफगानिस्तान को बिल्कुल भूल जाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो एक तो ये है कि हमें ये मैप्स बनाने की जरूरत है कि एक्चुअली गौरीद था क्या, वो कहाँ हुआ, पूरी सल्तनत क्या थी, और हमारे मॉन्यूमेंट्स और हमारे आर्किटेक्चर की क्या कंट्रीब्यूशन थी। कुछ चीजें वहां अफगानिस्तान में इनोवेशन हुई, कुछ हमारे यहाँ इनोवेशन, कुछ वहां पे चीजें डेवलप हुई, कुछ यहाँ पे लोकल इनोवेशन हुई, यहाँ के एलिमेंट कुछ ऐड हुए। मसलन यहाँ जो मुल्तान के अंदर था, यहाँ पे हिंदू शाहिया का एलिमेंट हमें आपको नजर आता है इन गौरीद पीरियड मॉन्यूमेंट में, जो अफगानिस्तान के अंदर नहीं मिलता, राइट। तो इस तरह से एक क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो आपको मिलते हैं कि जी आपका लिंक पीछे से किस तरह से था और यहाँ पे किस तरह से डेवलप हुआ। तो ये एक जो है वो हमें जो है सल्तनत पीरियड के अंदर ये चीजें मिलती हैं कि सल्तनत रिसेंटली हम स्टूडेंट्स को ले गए थे दीपालपुर जी, तो वहाँ पे सल्तनत पीरियड के हवाले से इतना इट वाज आई ओपनिंग कि आपके साथ वैसे सबसे पहले गए थे, पता नहीं 80s में। बिल्कुल, वहां पे हमने एक मस्जिद देखी थी और एक दरवाजा और इस तरह से कुछ और जगह देखी।
तो अब वो काफी खराब हो चुका है सब कुछ, मगर बहुत कुछ खराब हो गया। अब हम इस पे बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सल्तनत के बाद आप देखें कि सल्तनत के अंदर ही जब हम बात करते हैं तो सल्तनत के अंदर जो है वो मुल्तान के अंदर आप देखें कि सल्तनत तो वैसे तो बहुत बड़ा एक एरिया है जिसमें इंडिया पूरा आ जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं ये सल्तनत पाकिस्तान के अंदर तो ज्यादातर इसमें मॉन्यूमेंट हमें मुल्तान एरिया के अंदर मिलते हैं। अब मुल्तान का जो स्कूल है वो एक बड़ा वसी एरिया है और उसकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको मिलती हैं, जो मुल्तान के अंदर हैं, जो आपके सीतपुर के अंदर हैं, जो उच के अंदर हैं या लाल माड़ा के अंदर हैं, वो कुछ और हैं। इसी तरह से सिंध के अंदर कुछ और है, राइट। अरोर के अंदर जो टोम है वो ब्रिक के हैं बने हुए और उनके ऊपर सूडो इंस्क्रिप्शन जो हैं वो भी सेंट्रल एशिया से इंस्पायर होके एक आपको कुफिक इंस्क्रिप्शन मिलती है। इसी तरह से सूडो इंस्क्रिप्शन है लेकिन है वो एक आपको मिलता है। सो ये एक आप देखें कि कितनी वैरायटी है सल्तनत पीरियड के अंदर भी, जिसको हम स्टडी करना चाहें तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा डेप्थ है। फिर इसी सल्तनत पीरियड, लेट सल्तनत पीरियड के आप देखें कि उच्च की जो आपने जो उसकी बात की है मकली की, तो हमें ये हिंदू जो गारू ये स्टाइल जो है राजस्थान का, ये बेसिकली सुमरा पीरियड के अंदर यहाँ पे आना शुरू हुआ है। मारू गुजरारा स्टाइल जो है ये सुमरा पीरियड के अंदर आता है और फिर ये बहुत ज्यादा जोर के साथ जो है वो मकली के अंदर आता है। सो ये पैरेलल चीजें जो हैं ये आपकी हो रही थी कि मुल्तान के अंदर। अब मुल्तान की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले हमें यही पता था कि ये जो मॉन्यूमेंट हैं मुल्तान स्कूल के ये उच के अंदर हैं, ये हमारे मुल्तान के अंदर हैं, ये डेरा इस्माइल खान है। लेकिन रिसेंटली एक मॉन्यूमेंट आइडेंटिफाई हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, राइट, डेरा गाजी खान से जाते हुए, और ये मॉन्यूमेंट भी बिल्कुल मुल्तान स्टाइल पे उसी तरह से कॉर्नर टावर और ग्लेज टाइल्स और फ्लैग्स और यही है। अब आप देखें कि कितनी इसकी ज्योग्राफिकल लिमिट्स जो हैं ये मुल्तान स्कूल की ये अब चेंज हो गई और हमें रूट्स का पता चलना शुरू हो गया कि किन रूट्स के जरिए ये जो है ये आर्किटेक्चर यहाँ पे आया, राइट। सो फिर आप मुगल को तो हर कोई जानता है कि मुगल के अंदर क्या हुआ और कितनी कहाँ से इन्फ्लुएंसेस आए और क्या आया, और फिर हमें रिसेंटली ये भी पता चलता है कि अली मर्दान खान का जो गार्डन है पिशावर के अंदर, उसके अंदर जो है हमें ईरानियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मिलता है, राइट। वो खुद ईरानी था ना, क्योंकि ईरानी था और उसके बाकी यहाँ लाहौर के अंदर उस तरह से चीज नहीं है, लेकिन पिशावर के अंदर उसका बहुत ज्यादा। इसके ऊपर भी मैंने एक रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया है कि क्या क्या इन्फ्लुएंसेस है, क्योंकि हमने काम किया था स्टोन के ऊपर, तो कुछ चीजें हैं वो। तो इस लिहाज से आप देखें तो आर्किटेक्चर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो कनेक्शन हैं, क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस हैं अफगानिस्तान के अंदर नॉर्थ से ईस्ट से, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये सारे हमें इसके आर्ट फॉर्म में मिलते हैं, राइट। और ये हमें अच्छा, उसके बाद ये आर्ट फॉर्म की मैंने बात की है, तो आर्ट फॉर्म में आप देखें स्टोन कार्विंग भी हैं, पेंटिंग्स भी हैं, टाइल्स भी हैं, इनके ऊपर ज्योमेट्री भी है और मुख्तलिफ फीचर्स हैं। इन सारे फीचर्स की डॉक्यूमेंटेशन, इनकी वोकैबुलरी, इनकी लैंग्वेज वो हमें अभी तक नहीं पता। हम बेसिकली बात करते हैं तो वो इंग्लिश टर्म यूज करते हैं विच आर नॉट इक्विवेलेंट टू यू सी लोकल लैंग्वेज जो यहाँ है। तो ये एक और एरिया है जिसके अंदर अभी बहुत काम करने की जरूरत है कि हम सारी चीजों को, उसकी हिस्ट्री को, उन कल्चरल स्पेसेस को, इन सारी चीजों को स्टडी करें। अच्छा,
अब मैं आता हूं थोड़ा सा इंस्क्रिप्शंस की तरफ। इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप देखें जिस तरह इंस्क्रिप्शंस थी गंदारा के अंदर, अशोका की इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं आपको, और इसी तरह से गजनवी पीरियड के अंदर आपको इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं। अरब पीरियड की इंस्क्रिप्शन जो आपको मिली हैं बम्बोर से, अगर उन अरब पीरियड की इंस्क्रिप्शन और मुगल पीरियड की इंस्क्रिप्शन को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। पीरियड की इंस्क्रिप्शन में बेसिक जो सब्जेक्ट था वो तौहीद और रिसालत था, राइट। अल्लाह ताला के बारे में, उसकी सिफात के बारे में, उसके बारे में जो है तौहीद के बारे में ये इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं। सल्तनत पीरियड के जो टोम हैं उनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो अगर हम देखें तो उन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर नेक लोग, उनकी राह, सूफिया, नेक लोगों के पास बैठना, नेक लोगों की जो है सोबत इख्तियार करना, उनसे लर्न करना, ये बहुत एम्फेसिस है इन इंस्क्रिप्शंस, और ये आपको कई जगह पे मिलती है, ठीक है। अगर कभी फिर मौका मिला तो इन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको इंस्क्रिप्शन भी बताऊंगा कि क्या क्या इंस्क्रिप्शन है और किस जगह पे क्या क्या इंस्क्रिप्शन है। ये तो बहुत अच्छा रहेगा जी। मुगल पीरियड पे आ जाते हैं तो फिर एक पैराडाइज का, एक जन्नत का, एक वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो आपको जन्नत का कॉन्सेप्ट टोम पे भी मिलेगा, वो जन्नत का कॉन्सेप्ट आपको फोर्ट्स पे भी मिलेगा, वो जन्नत का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मस्जिदों के अंदर भी मिलेगा। मसलन जो रोड़ी के अंदर मस्जिद है अकबर पीरियड की, उसके अंदर इंस्क्रिप्शन है, पर्शियन इंस्क्रिप्शन है कि आप जन्नत में बैठे, राइट। मुगल पीरियड की, शाहजहां की जो गार्डन्स और चीजें, उनके सारे हर मतलब ये तो बहुत डिस्कस हुआ है कि दीज आर द गुलजार, these are the firdaus, these are you see various terms have been used. बहिश्त का टर्म यूज हुआ है वाह गार्डन के सिलसिले में, और ये इस तरह से ये इंस्क्रिप्शंस की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज जो है, स्टाइल तो मिल रहे हैं लेकिन इनकी स्टडी बड़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है वो आपको इस तरह की मिलेगी कि आप इनको कलेक्ट करके और एक कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर स्टडी करें। वेरी नाइस। नो, अब ये एक मैंने ब्रीफ सा एक जिक्र किया है मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स का। इसी तरह से आप देखें कि एक चीज छोटी सी रह गई है जो मैं आपको बताऊं, वो है नुकादरी टोम है बलूचिस्तान के अंदर। अब ये टोम डेवलप हुए हैं, ये इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो ये है कि इन टोम्स के ऊपर टेराकोटा प्लाक टाइल्स हैं जिनके ऊपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं, क्रॉस पैटर्न्स हैं, चेन पैटर्न्स हैं, और ये अभी तक पूरी तरह डिस्कस नहीं हुए। बलूचिस्तान स्पेशली पूरी तरह निगलेक्टेड है हमारी किताबों के अंदर, और इसका कॉम्प्रिहेंसिव जो है इसको भी स्टडी बहुत ज्यादा है। मसलन ये जो मस्जिद मैंने बात की है, मस्जिद सहाबा, ये वाशुक डिस्ट्रिक्ट है, वाशिक टाउन के करीब ही है। इसी तरह वाशुक में यही नुकादरी टोम है जो सल्तनत पीरियड, पैरेलल टू सल्तनत पीरियड वहां पे डेवलप हुआ है। एक टोम है, बहुत खूबसूरत है। ये मुस्लिम है कि मुस्लिम है या ज़ोरोएस्ट्रियन है? मुस्लिम है, ज़ोरोएस्ट्रियन के बाद है, लेकिन ज़ोरोएस्ट्रियन जो है वो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है। वाशुक के अंदर हमने ट्रेवल किया, हमने वहां पे मॉन्यूमेंट आइडेंटिफाई किए, 4-5 टोम्ब है वाशुक टाउन के बाहर। तो इस तरह से, इसी तरह से पंजगुर के बाहर जो हैं कुछ टोम्ब थे जो ये इन्हीं ज़ोरोएस्ट्रियन पीरियड के थे, राइट। अच्छा, ये तो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है कि हमारे पास एक बड़ी वैरायटी के फूल हैं
हैं जिनको हमने स्टडी भी करना है, जिनको हमने डॉक्यूमेंट भी करना है, जिनको हमने जो है प्रिपेयर भी करना है। तो अब काम क्या होने वाला है? काम ये है कि सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, सर्वे करना है। तो पहले हमें पता तो हो हमारे पास है क्या। सही। ठीक है, अगर जी। हम बिल्कुल इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो वो ज़ाया हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा, लोग इसी तरह से वक्त के साथ साथ। तो सबसे पहले ये है कि फिर वो ये एक ट्रेडिशन जो हमने शुरू की थी अंजुमन मीमारान के तहत ट्रैवल वाली, वो अगर नहीं हो सकती तो वो ये हो सकता है कि मुख्तलिफ जगहों पे जो लोग हैं हमारे इसी हस्तोनीस से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो एक कम से कम ये एक पूल करके अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्ट कर लें कि जी हमारे यहाँ ये है, वाह उसकी वाह, ये फीचर्स हैं, ये हैं, ताकि हमें एक बेसिक डेटा बैंक बना दें। बहुत खूब सर। ठीक है, तो इस तरह से कोई कराची में है, कोई हैदराबाद में है, कोई सिंध में है, कोई बलूचिस्तान में है, कोई NWFP में है, तो इस तरह हमारे पास जहां हम नहीं भी पहुंच सकते, तो चूंकि वहां पे लोग रहते हैं, उन्होंने देखे हुए हैं या जिक्र है, तो कम से कम ये बता दें ताकि हम किसी और को भी कि यार ये तुम्हारे नजदीक है, इसको देख लो जाके जरा। सही है, सही बात। तो इस तरह से एक डेटा बैंक का बनना बहुत जरूरी है कि हम इस चीज के ऊपर सबसे पहले काम करें कि हमारे पास हैं क्या। फिर दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च की जरूरत है। हम जी। इसको कैटेगराइज करें कि ये कौन से पीरियड के हैं, कौन से हैं, लोकेशन क्या है, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसके मुताबिक इसका टाइम पीरियड क्या है, इसके ऊपर आर्ट फॉर्म क्या है, कैलीग्राफी है या नहीं है, उसको थोड़ा सा और उसको जरा डीपली उसके ऊपर काम किया जाए। उसके सर ऊपर अब तो वैसे ये काफी लोग PhD वगैरह नहीं कर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी और कोई नहीं इतना काम नहीं, कोई नहीं हुआ एज ए कॉम्प्रिहेंसिव। किसी ने अगर काम भी किया है तो वो सिर्फ बहुत सुपरफिशियल है, वो इतनी डेप्थ के अंदर लोगों ने चीजों को नहीं देखा हुआ, रूट्स को नहीं देखा हुआ, इस जो है आर्ट फॉर्म को पूरी तरह स्टडी नहीं किया कि आर्ट फॉर्म है क्या, किस तरह से है। मसलन आर्ट जो है वो पेंटिंग्स, लाहौर की पेंटिंग्स में भी आप जहांगीर की पेंटिंग्स और शाहजहां की पेंटिंग्स में क्या फर्क है, और लाहौर की पेंटिंग और मुल्तान की पेंटिंग में क्या फर्क है। सही है। तो ये अभी बहुत इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो ये रिसर्च जो है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज की एक तो जरूरत है। दूसरा ये है कि एक और एरिया है जिसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जी वो सर। काम बिल्कुल नहीं हुआ और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव बिब्लियोग्राफी ऑन आर्किटेक्चर इन पाकिस्तान डेवलप करें। हमने मुगल के ऊपर तो एक डेवलप करके पब्लिश की है, लेकिन हमारे पास कोई सल्तनत के ऊपर नहीं है, हमारे पास कोई कंटेम्प्रेरी के ऊपर कोई नहीं है, हमारे पास कोई सिख पीरियड के ऊपर या बाकी कॉलोनियल पीरियड के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव बिब्लियोग्राफी के क्या कुछ पब्लिश हो चुका है पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ताकि किसी को अगर काम करना है तो उसको ये तो पता हो कि इस सब्जेक्ट या इससे रिलेटेड मसलन ये भी है कि जिस तरह मसलन हम सल्तनत पे काम करना चाहें, गौरीद पीरियड के ऊपर काम करना चाहें, तो पाकिस्तान में गौरीद के ऊपर क्या काम हुआ है और गौरीद मॉन्यूमेंट अफगानिस्तान के अंदर का काम हुआ है। जी। तो ये इस तरह की बिब्लियोग्राफी बिल्कुल कोई एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा। ठीक है, एक तो ये इस चीज के ऊपर काम करना है। फिर तीसरी चीज ये है कि हमें डिक्शनरीज बनाने की जरूरत है कि जो लैंग्वेज इन मॉन्यूमेंट से रिलेटेड, इस आर्किटेक्चर से रिलेटेड, कि उस टर्म्स का, उन ओरिजिनल टर्म्स का जो है वो मीनिंग क्या है, वो क्या कहते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं, पर्शियन जो हमारी बुक्स हैं, जिस तरह शाहजहांनामे हैं पर्शियन में, उनको यूज किया जा सकता है, सल्तनत पीरियड की किताबों को यूज किया जा सकता है।
और सर वो एक सीरीज ये जो है या तो लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी हो सकता है, सर सैयद से रिलेटेड हो, भी मुझे याद नहीं है कि उसमें टर्म्स जो है हुनर वरा ऐसे करके उर्दू की डिक्शनरी है अकॉर्डिंग टू ट्रेड, तो वो मैं आपकी नजर से गुजरी। नहीं, वो इस तरह से ट्रेड के रिलेटेड कुछ है लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव कोई नहीं है। नहीं। अब आप देखें कि ये हम कोई 10-12 साल पहले एक प्रोजेक्ट कर रहे थे डुम्बार्टन ओक्स के लिए। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक लैंडस्केप अदारा है। तो वहां पे एक हमारे कोलीग थे टर्की से, तो उन्होंने एक डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी ऑफ लैंडस्केप टर्म फ्रॉम 20 डिफरेंट डिक्शनरीज। अब आप देखें कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने काम किया और शो किया। तो ये मतलब है बहुत ऐसी चीजें हैं, क्योंकि आप देखें कि डिक्शनरीज होती हैं, किताबें होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, तो मुख्तलिफ लोगों ने अपने नजरिए से वो बनाई होती है। जो आर्किटेक्ट बनाएगा वो अपने एक नजरिए से बनाएगा, राइट। तो उसके बाद फिर कंजर्वेशन की बात है कि रिसर्च भी हो, फिर उसके बाद कंजर्वेशन है। तो कंजर्वेशन में बेशुमार चीजें हैं। मिनिमम हम ये कर सकते हैं कि हम छोटी सी कोई हेरिटेज कमेटियां बना सकते हैं मुख्तलिफ शहरों में। मॉन्यूमेंट्स में एटलीस्ट हम उनको क्लीन कर सकते हैं, वहां पे छोटे छोटे बोर्ड्स लगा सकते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं। तो ये ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि क्या है। छोटे पम्फलेट्स कोई छाप सकते हैं थोड़े पैसों से, वो आम डिस्ट्रीब्यूशन हो कि जी इसकी ये अहमियत है, तो आम लोगों में भी उसकी अहमियत हो। वरना अगर कोई उसकी तरफ तवज्जो ना दिलाए, उसकी हिस्ट्री की तरफ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएगी। सही बात है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं कि जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत है, लिस्टिंग की जरूरत है, डिक्शनरीज की जरूरत है, टर्मिनोलॉजीज की जरूरत है, सफाई की जरूरत है। हेरिटेज वॉक्स हो सकती हैं किसी जगह पे जहाँ पे ज्यादा लोग हों, तो एक कम से कम किसी चौक के ऊपर कुछ बोर्ड लेके खड़ा हो सकता है, ग्रुप खड़ा हो सकता है, जिसमें कहें कि ये इस मॉन्यूमेंट की हिफाजत की जाए। कभी मिले, टाइम मिले तो वो कभी किसी के पास, अथॉरिटीज के पास भी जा सकता है कि ये होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है हर वक्त ही आप ये काम करते रहे। कभी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब आपको वक्त मिले ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह कतरा कतरा दरिया जो है वो हो सकता है कि एक दिन एक की नजर में आएगा, फिर 10 कोरोना की तरह 10 बंदों की नजर में आ जाएगा, और ऐसा ऐसा एक जनरल अवेयरनेस शुरू हो जाएगी। इसकी जरूरत है सर, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये हैं जो कि हमारी जो हायर एजुकेशन के इदारे हैं उसमें इस पे बिल्कुल भी, आपसे पहले बात हो रही थी, आप इसकी तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि कह रहा हूँ कि जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर ये हेरिटेज से रिलेटेड कोई इन डेप्थ काम नहीं हो रहा। सर मगर मैं आपसे पता कर रहा हूँ, मगर ऑन द साइट काम हो रहा है। एक्चुअली ये है कि जो ऑन द साइट काम हो रहा है वो ऑन द साइट काम, मसलन आप देखें ऑन द साइट अभी जो पहली दफा जो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर हो रहा है वो काम हो रहा है आगा खान के तहत। सही बात, ठीक है, वो आगा खान के तहत काम हो रहा है, और आगा खान के प्रोग्राम के तहत जो काम हो रहा है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उनकी इन डेप्थ स्टडी बहुत है। हमारे लोगों की यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टडी कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मसलन आप ये देखें कि जो लाहौर फोर्ट का मास्टर प्लान बना है, आगा खान वालों ने बनाया है, इसके अंदर फ्रेंच आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व किया गया डॉक्यूमेंटेशन के लिए और एनालिसिस के लिए। और वो बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंट है। मैंने ये पूछा कि मैंने कहा फ्रेंच को क्यों इन्वॉल्व किया है इसके अंदर, लोग नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि नहीं ये वर्ल्ड हेरिटेज है इसलिए इसके अंदर इंटरनेशनल लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। तो
तो आप ये देखें हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर रीडिंग का रिवाज कोई नहीं, नहीं, मैगजीन्स कोई नहीं है, आर्टिकल्स लेटेस्ट कोई नहीं है, एक्सेस कोई नहीं है। ठीक है, हम रीडिंग के लिहाज से बहुत पीछे हैं, तो जिसकी वजह से कंजर्वेशन चीजें टेक्निक्स वो भी हम पीछे हैं। रिसोर्सेज भी निस्बतन कम है, लेकिन जज्बा भी कोई नहीं है। हाँ नहीं, जज्बा जज्बा हो तो रिसर्च भी हो सकती है। तो ये सर, इससे मैं थोड़ा सा हिंट लूंगा और टाइम हमारा अब खत्म हो रहा है, तो आप अगर सिर्फ अपनी किताबों की फहरिस्त बता दें, उससे ही आइडिया हो जाए कि अगर जज्बा हो तो एक शख्स भी कितना काम कर सकता है। जी, असल में ये है कि ये मैंने जो है वो एक जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उस वक्त मैंने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर कोई हिस्टोरिक मैप्स नहीं है। पाकिस्तान के शहरों के ऊपर काम करना बहुत ही मुश्किल है जब तक आपके पास बेसिक डेटा ना हो। मैं कराची, मुल्तान और मुख्तलिफ जगहों पे गया तो मुझे कोई ख़ास मैप ना मिले, और उस वक़्त इंटरनेट भी नहीं होता था कि आपको कोई पता चल सके लाइब्रेरियों में, और दूसरा इंटरनेशनली भी ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, ताकि आपको ये भी अगर पता हो तो आप इंटरनेशनली भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं। तो वो मैंने फिर सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूँगा टाउन्स के रेफरेंस से, कुछ मैप्स, कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ। तो मैंने शुरू में एक हिस्टोरिक टाउन्स के ऊपर काम शुरू किया, लेकिन उससे पहले फिर एक और प्रोजेक्ट जो है वो हमने स्मिथसोनियन के साथ शुरू किया, वो था गुजरात डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, उसका सर्वे। उसकी हमने सबसे पहले स्टडी की, उसके रूट स्टडी किए, एक एक गांव गए हम, एक एक गांव का सर्वे किया, मॉन्यूमेंट, साइट्स, वेल्स, जो भी लैंडस्केप फीचर्स है उनको डॉक्यूमेंट करके फिर रूट्स को, फिर ओरिजिनल सोर्सेज को देखते हुए फिर हमने जो है वो सबसे पहले एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था पिवट ऑफ द पंजाब, द हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ मेडिवल गुजरात। ये 95 के अंदर पब्लिश हुई। काम तो इसके ऊपर जो है वो 90s के अंदर ही हमने बेसिक किया था, तो ये था। लेकिन साइमल्टेनियसली जो था वो मेरा इंटरेस्ट बेसिकली हिस्टोरिक टाउन्स के अंदर भी था, लेकिन फिर अंजुमन मीमारान की जो है वो इब्तदा हो गई, तो फिर हमने ट्रैवल करना शुरू कर दिया, मॉन्यूमेंट स्टडी करने शुरू कर दिए, ट्रैवल मुख्तलिफ जगहों पे। तो फिर अंजुमन मीमारान की ये सीरीज ऑफ पब्लिकेशन है, इसके अंदर एग्जीबिशन, सेमिनार और इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, तो वो टाउन्स वाला काम जो है वो पीछे रह गया। ऐसा ऐसा चलता रहा, लेकिन 97 में फिर मैंने एक जो है पहली किताब पब्लिश की जो टाउन्स के ऊपर थी, वो थी हिस्टोरिक टाउन्स ऑफ पंजाब एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड। ये फिरोजचंद ने पब्लिश की, और इसके अंदर पंजाब के सारे हिस्टोरिक टाउन्स, उनके मैप्स, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनके रूट्स और उनकी हिस्ट्री के बारे में थी। फिर 97 में ही एक किताब हमने एडिट की मुगल गार्डन्स के ऊपर, गार्डन सेमिनार किया और उसकी किताब एडिट करके उसको पब्लिश किया। फिर 2000 के अंदर किताब पब्लिश की जो कि थी अर्थली पैराडाइज द गार्डन इन द टाइम ऑफ ग्रेट मुस्लिम एम्पायर्स। तो वो ये था कि 2098 में मैंने बहुत सारे टर्की के और स्पेन के और इंडिया के 90 के अंदर गार्डन विजिट किए। तो 98 के अंदर मैंने हार्वर्ड में फिर काम किया आर्ट के रेफरेंस से इन गार्डन्स के ऊपर, आफ्टर ट्रेवलिंग दीज एज ए फुलब्राइट प्रोग्राम के तहत उनको। वो फिर 2000 में किताब पब्लिश की जिनमें उन गार्डन्स की डिस्क्रिप्शन और वो थी। फिर 2013 के अंदर 2 बुक्स पब्लिश हुई, एक इस्लामाबाद के ऊपर थी और एक जो थी वो मैपिंग लाहौर, ट्रेसिंग हिस्टोरिकल जियोग्राफी ऑफ लाहौर थ्रू मैप्स। तो इसमें लाहौर में कोई 70-80 नक्शे जो हैं जो मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर बने, रूट्स मैप भी थे उसके अंदर, मुगल पीरियड के जो थे मैप्स,
ज्योग्राफिकल मैप्स भी थे, ब्रिटिश पीरियड के मैप सारे उसके अंदर। और तो फिर ये कहाँ मिलती है, ये किसने छापी? ये उर्दू बाजार में पब्लिशर है, उसने पब्लिश की, उसका नाम था, ये दोस्त एसोसिएट ही है। जी और जी जी। हाँ जी, तो उन्होंने पब्लिश की, ये अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इसके अंदर लाहौर के सारे मैप्स हैं। वाह वाह। लेकिन और उसके साथ जो है वो, अब मैं आर्किटेक्चर इन पाकिस्तान के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव काम कर रहा हूँ। जी। और प्लस मेरे पास पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के हिस्टोरिक मैप्स भी हैं, बहुत खूबसूरत मैप्स हैं जो मुख्तलिफ हैं। तो इस लिहाज से तमाम दोस्तों से ये अर्ज है कि अगर वो कोई मॉन्यूमेंट्स के ऊपर काम करना चाहें, शहरों के ऊपर काम करना चाहें, तो मैं हाजिर हूँ। कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, कोई पब्लिकेशन, कोई रिसर्च के सिलसिले में मटेरियल, कुछ जो भी है वो आपको मिल सकता है। कमाल है सर, थैंक यू। शुक्रिया जी। और आपने अब ये हमें मौका दे दिया है आपसे रिक्वेस्ट करने का ठीक है कि अगर आप हमें कोई एक रेगुलर या गाहे बगाहे सिटिंग इसी तरह की, जी। ईच बट फोकसिंग लेट्स से ऑन सम साइट या किसी छोटे से किसी एक चीज पे फोकस करके इमेजेस वगैरह के ठीक साथ, है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई ये शिक। बड़ा बहुत इट विल गो लॉन्ग वे आई थिंक, क्योंकि माशाल्लाह आपका जो नॉलेज है और लोग चाहते भी हैं, हमें पता ही नहीं है, कहीं पे ना स्कूल में पढ़ाते हैं, ना कॉलेज में पढ़ाते हैं, ना आर्ट। मैंने आपको बताया है कि अभी कॉम्प्रिहेंसिव काम करने की जरूरत है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान बिल्कुल नेग्लेक्टेड है, कोई पता नहीं है। इसी तरह से जो मॉन्यूमेंट्स न्यूली आइडेंटिफाइड हैं, वो हमारी किसी टेक्स्ट बुक का हिस्सा नहीं है। कामिल साहब ने जो किताब लिखी थी, हम उसी के ऊपर आज भी रिलाई करते हैं। वो 80s की है। 80s की है, हालांकि उसके बाद बहुत चीजें डेवलप हुई हैं, काम हुआ है, चीजें हुई हैं। सर जो आपकी किताब आ रही है उसमें तो अपडेटेड होगा ना? उसमें सारा अपडेटेड है, उसमें है, लेटेस्ट है, चीजें हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारे फ्रंट के ऊपर काम करने की जरूरत। देखें, असल में चीज ये है कि सिर्फ एक किताब काम नहीं देती, बल्कि हर साइट, हर मॉन्यूमेंट के ऊपर, हर जगह के ऊपर, हर शहर के ऊपर किताबें होनी चाहिए। ठीक है सर जी, ऑनलाइन काफी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, लोग बहुत आपका शुक्रिया कर रहे हैं, और बाद में आप सब दोस्तों का शुक्रिया। सवाल किया, बाद में जवाब भी दे सकते हैं ना फेसबुक पे जाके। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा सर, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ सर।